हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत का जो टॉपिक है न्याय की संकल्पना। जो राजनीतिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा में हम न्याय के बारे में बात कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने न्याय के बारे में जो बातचीत की थी, न्याय जो शब्द है अंग्रेजी के जस्टिस का समानांतर है या जस्टिस का पर्यायवाची है। और जस्टिस जो शब्द है जो जस्टिस से बना हुआ, जस्टिस शब्द जिसको हम अंग्रेजी में हिंदी का रूपांतर न्याय से लेते हैं, और ये जो शब्द है जस्टिस से बना है, जस्टिस से बना है। और जस्टिस का जो अर्थ हमने देखा था कि जोड़ना, बांधना या बंधन, तो इस प्रकार से लिया था। और न्याय के बारे में हमने कहा था कि न्याय एक व्यक्ति की नैतिकता पर आधारित है और समय और परिस्थिति के अनुसार उसका अलग अलग रूपों में उसकी व्याख्या की गई थी। प्राचीन काल में हम जो न्याय है वो धर्म के रूप में उसको देखते थे कि धार्मिक रूप से या धर्म के रूप से या कितना एक इसका जो नैतिक स्तर है वो कितना नैतिकता के अनुसार वो सही है या गलत है, इस रूप में रूपांतरित किया था। उसके बाद में न्याय के बारे में हमने जो प्लेटो और अरस्तु से जो पहले की जो अवधारणा थी, प्राचीन काल में जो अवधारणा थी, उस प्राचीन काल की अवधारणा में जो न्याय के बारे में क्या कहा गया था, तो उसको भी हमने तीन रूपों में बांटा था: परंपरागत न्याय और क्रांतिकारी न्याय और व्यवहारिक न्याय। इस प्रकार से बात की थी। और आज हम जो बात करते हैं कि प्लेटो के बाद की जो बात करते हैं या प्लेटो के समय में, प्लेटो के काल में जो न्याय है उस पर क्या व्यवस्था थी या न्याय के बारे में प्लेटो ने किस प्रकार से जो विचार किया था। राजनीति विज्ञान में बहुत ही महान जो दार्शनिक है प्लेटो है, और उस प्लेटो ने न्याय के बारे में किस प्रकार से बातचीत की थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लेटो ने जो न्याय है, न्याय अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जो प्लेटो की महान ग्रंथ थी, प्लेटो की महान ग्रंथ जिसका नाम था रिपब्लिक, ये रिपब्लिक जो ग्रंथ थी, और इस ग्रंथ को एक न्याय पर लिखी गई या न्याय पर आधारित एक महान पुस्तक के रूप में भी इसको अंकित कर सकते हैं। और प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, वो आदर्श राज्य उसका पूरा का पूरा जो उसका जो दर्शन था वो न्याय को लेकर उसका जो दर्शन था। तो इस टाइप में प्लेटो ने जो एक न्याय पर एक बहुत बड़ी ग्रंथ लिखी थी। और प्लेटो के अनुसार न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की एक प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है, एक तो कहता है कि व्यक्तिगत न्याय है और दूसरा है सामाजिक न्याय या समाज या राज्य से संबंधित न्याय है। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के जो तत्व, तीन तत्व होते हैं जिसमें विवेक, साहस और तृष्णा। प्लेटो कहता है कि जो मानवीय आत्मा है, इसमें कहता है मानवीय आत्मा है, इसके तीन तत्व हैं। इसमें वो कहता है कि विवेक, कह सकते हो, ज्ञान कह सकते हो, ठीक है ना, और दूसरा है साहस और तीसरा है तृष्णा। इस प्रकार से प्लेटो कहता है कि मानवीय जो मस्तिष्क है, मानवीय मस्तिष्क में तीन प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, और ये तीनों प्रकार के जो तत्व हैं हर प्राणी में पाए जाते हैं। हर प्राणी में विवेक पाया जाता है, यानी हो सकता है किसी में विवेक ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी के पास नॉलेज ज्यादा हो, किसी के पास में कम हो, साहस किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास में कम हो, तृष्णा किसकी तृष्णा बहुत कम हो, किसकी तृष्णा बहुत ज्यादा हो। तो इस प्रकार से जो न्याय की जो मानवीय आत्मा के तीन तत्व पाए जाते हैं, और इन तीनों पर तत्वों पर सबसे ज्यादा जो जिसमें विवेक पाया जाता है वो व्यक्ति एक शासक या एक न्याय करने के योग्य व्यक्ति माना जाएगा। और जिस व्यक्ति जो योद्धा हो, जिसमें साहस हो, शरीर से बलवान हो, बलिष्ठ हो, इस टाइप का जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को हम लोग सैनिक
के रूप में उसको न्याय, उसकी जो प्राकृतिक जो न्याय कहता है कि वो सैनिक के रूप में शासन करेगा, और जिस व्यक्ति में तृष्णा पाई जाती है तो इस प्रकार जो व्यक्ति होगा वो उत्पादक वर्ग के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्लेटो ने जो न्याय के बारे में कहा कि इस टाइप की जो प्रत्येक जो मनुष्य होते हैं, हर मनुष्य में उसकी आत्मा के गुणों के आधार पर जो प्रकृति ने उन्हें जो गुण दिए और उन गुणों के अनुसार ही उस व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य किए जाना चाहिए। और प्लेटो न्याय को एक कर्तव्य और विवेक के साथ में जोड़ता है, एक नैतिकता के साथ में जोड़ता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। आगे वो कहता है कि न्यायपूर्ण जीव, प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस एवं तृष्णा। न्यायपूर्ण जीवन जिसमें विवेक शासन करे, साहस उसका साथ दे और तृष्णा पर शासन किया जाए, इस प्रकार से प्लेटो कहता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में नैतिकता पर बल दिया था। प्लेटो ने सबसे जो अपना जो न्याय का जो सिद्धांत था उसमें प्लेटो ने नैतिकता के ऊपर बल दिया था। किस पे बल दिया था? प्लेटो ने नैतिकता, मोरल नैतिकता पर प्लेटो ने सबसे ज्यादा जो बल दिया था कि जो न्याय है वो नैतिक पूर्ण होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। फास्टर ने लिखा कि न्याय से प्लेटो का बहुत कुछ अभिप्राय है, ये है कि हमारा हम नैतिकता पूर्ण है या हमारा नैतिक स्तर कितना है। राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप में इस प्रकार प्रकट है कि व्यक्ति राज्य है वो व्यक्ति का वृद्ध रूप है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में दार्शनिकों के शासन का समर्थन किया है, इस टाइप में प्लेटो कहता है। और प्लेटो जो अपना जो आदर्श जो राज्य है उस आदर्श राज्य में ये भी कहता है कि जब तक राजनीति में, वो प्लेटो कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्लेटो का कथन है जो न्याय से रिलेटेड है, और कहता है कि जो आदर्श राज्य होता है उस आदर्श राज्य में जो दार्शनिकों का जो शासन होता है उस दार्शनिकों के शासन में वो कहता है कि जब तक राजनीति में अयोग्य एवं द्रुत लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं होगा, कहता है कि जब तक राजनीति में अयोग्य एवं द्रुत लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा तब तक राज्य में बुराइयां, राजनीतिक हर्ष, अस्थिरता, अव्यवस्था एवं कुप्रबंध पर प्रतिबंध या कुप्रबंध का अंत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि आज से कई हजारों साल पहले प्लेटो ने उस समय कहा था कि राजनीति में जब तक द्रुत, क्योंकि जो व्यक्ति द्रुत आएगा या अयोग्य व्यक्ति होगा तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने क्षमताओं का, अपनी जो पास में जो क्षमता होगा उसका दुरुपयोग करेगा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि प्रतिबंध लगाता है जिससे कि राज्य में न्याय का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेटो जो न्याय को महत्वपूर्ण जो मानता है वो अपनी नैतिकता के ऊपर बल देता है। वो कहता है कि प्लेटो कहता है कि नैतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति कितना सही है या कितना गलत है ये उसका स्तर तय करता है। अब हम बात करते हैं कि न्याय के विविध प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं कि न्याय के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था है। न्याय के विभिन्न प्रकार या रूप, यानी कि न्याय के प्रमुख कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो न्याय की अवस्था प्रमुख रूप से स्वतंत्रता एवं समानता की धारणा पर आधारित होता है। हम देखते हैं कि जो न्याय की जो धारणा है 2 तत्व हैं, एक तो समानता एवं स्वतंत्रता, 2 चीजें हैं। क्योंकि लोकतंत्र में भी हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की जो मांग है वो मांग भी कहते हैं कि व्यक्ति के साथ में समानता स्थापित की जाए और व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि इसकी जो मूल मान्यता है वो मूल मान्यता स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणा पर आधारित है। प्राचीन काल में न्याय केवल 2 मान्यताओं, नैतिक एवं कानूनी मान्यता पर ही आधारित था, लेकिन वर्तमान में इसके विभिन्न रूप हैं जो इस प्रकार से हैं। यानी कि वर्तमान में तो इसको सम्मान दिया जाता है और प्राचीन काल में देखते हैं तो उसमें नैतिकता एवं कानूनी 2 प्रकार की जो अवधारणा है उसके ऊपर आधार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो हम स्थिति देखते हैं कि इसकी जो अलग अलग रूप हैं इसको देखने का मिलता है। पहले हम बात करते हैं कि नैतिक न्याय क्या है, यानी कि जो प्राचीन काल में जो न्याय की अवधारणा एक प्रचलित थी, ये नैतिक जो न्याय है ये न्याय प्राचीन काल की एक अवधारणा पर आधारित है जिसके अनुसार मनुष्य को अपने प्राकृतिक नियमों
के पालन करते हुए सभी के साथ में नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सत्य बोलना, दया भाव रखना, अपनी वाणी अपनी वाणी पर खरा उतरना, हृदय में उदारता एवं दया का भाव रखना, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये न्याय के संबंधित पाई जाती है। यानी कि प्राचीन काल का हमारा जो न्याय था, पहला हम बात करते हैं कि नैतिक न्याय। नैतिक न्याय, नैतिक न्याय यानी कि जो नैतिक न्याय, ये नैतिक न्याय की जो अवधारणा है, ये अवधारणा प्राचीन काल की, सबसे पहली बात ये है प्राचीन कालीन। और प्राचीन काल में हम देखते हैं कि अधिकतर प्लेटो और अरस्तु के काल की हम बात करते हैं कि उस समय का जो एक ये सिद्धांत, न्याय का जो सिद्धांत था, ये जो न्याय का सिद्धांत था ये नैतिकता पर आधारित था। और इसके अनुसार वो कहता था कि व्यक्ति के मन में दया भाव हो, व्यक्ति सभी जीवों के साथ में एक समानता का व्यवहार करे, और व्यक्ति हमेशा सत्य बोले, अपनी बात पर खरा उतरे, और उसके मन में दया भाव व्यवस्था हो। इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो नैतिक न्याय की श्रेणी में आएगी। दूसरी हम बात करते हैं कानूनी न्याय। कानूनी न्याय प्रत्येक देश में उसकी शासन व्यवस्था का एक अंग होता है। जिस प्रकार से हम भारत की, हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें जो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रत्येक देश की जो सरकार, प्रत्येक देश की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था का जो अभिन्न अंग है जो कानूनी व्यवस्था, जिसकी मान्यता संवैधानिक होती है, और उसके उल्लंघन पर व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। और इस व्यवस्था में सरकार के कानूनों या नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। न्याय में सभी व्यक्तियों के साथ में एक समान नियम एवं दंड का प्रावधान इसमें होता है। इस प्रकार का जो न्याय होता है उसे हम कहते हैं कानूनी न्याय। कानूनी न्याय। अब कानूनी न्याय क्या होता है? ये संवैधानिक, क्या होता है? संवैधानिक होता है। और हर देश में अपना अलग अलग संविधान होता है। जितने भी जो देश हैं, हर देश में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हम देखते हैं कि जो कानूनी जो न्याय है, ये न्याय एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। और इसके अनुसार सरकार के जो विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं, विभिन्न प्रकार के सरकार के जो कानून होते हैं, उस कानूनों की प्रत्येक व्यक्ति को पालना की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उन सरकारी नियम या कानूनों की पालना नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा या न्यायालय द्वारा उसे दंडित भी किया जा सकता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक कानूनी न्याय के साथ में बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव की राजनीतिक शक्ति या सत्ता का प्रयोग या उपयोग को समान लाभ प्राप्त हो, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त न हो, राज्य व्यवस्था में सभी की समान भागीदारी हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी को वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण, सम्मेलन, संगठन, स्वतंत्रता इत्यादि के अनुसार सार्वजनिक पद प्राप्त करने की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्था को हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। यानी कि राजनीतिक जब हम न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय में सभी लोगों के साथ, तीसरा माना है राजनीतिक न्याय। यदि राजनीतिक न्याय प्रत्येक देश में एक समानता की धारणा पर आधारित होता है और लोकतांत्रिक देशों में सभी लोगों के साथ में किसी प्रकार की भेदभाव किए हुए जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव की उसे राजनीतिक में उच्च राजनीतिक पद या लोकतंत्र या सत्ता की भागीदारिता में उसे स्थान मिलना चाहिए। हर व्यक्ति चुनाव अपने जो संविधान के नियमानुसार अपनी एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद में मतदान में भाग ले सकता है, और वही व्यक्ति किसी भी राजनीतिक संगठन का सदस्य बन सकता है, किसी भी सत्ता की प्राप्ति के लिए या राजनीतिक दल या के आधार पर या उम्मीदवारी के लिए अपनी उम्मीदवारी भी स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जिस व्यवस्था में व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग राजनीतिक न्याय के रूप में कहते हैं। फिर बात करते हैं हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय सामाजिक स्तर पर समाज की सभी नागरिकों के साथ में बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उसे विकास के अवसर मिलना चाहिए। इस हेतु देश की शासन व्यवस्था इस प्रकार की हो कि सभी के समान हित को ध्यान में रखा जाए। और वर्तमान में सामाजिक न्याय की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण
स्थान रखती है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद इस न्याय की अवधारणा पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने जो एक समाजवाद की व्यवस्था की थी, जिसे एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है, तो उन्होंने कहा था कि राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, जिस व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी विशेषाधिकारों का खंडन किया जाना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को समान तरीके से जीवन जीने का स्थिति मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपना जो विकास करना चाहता है, या अपना एक व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, या अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था एक राजनीतिक सामाजिक न्याय की अवधारणा होती है, और जो सामाजिक न्याय की जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में एक राजनीतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि हम हमारे देश की जहाँ बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे सामाजिक या आर्थिक अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, उसके सामने भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए लोकतंत्र या मत का कोई मूल्य नहीं होता है। फिर वो तो हो सकता है कि उसका मत या उसका जो विचार है वो बिक भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहा था कि राजनीतिक समानता के अभाव में हम आर्थिक या सामाजिक समानता की स्थापना नहीं कर सकती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि संपत्ति एवं धन का जो बंटवारा होता है, इस बंटवारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिसमें समाज के सभी लोगों के साथ में एक आर्थिक स्तर पर, यानी उत्पादन एवं वितरण के जो साधन है, इन साधनों पर एक कम या अल्पसंख्यक लोगों का अधिकार नहीं हो। इसका जो वितरण हो, ये वितरण एक समानुपातिक हो, या सभी लोगों के साथ में इसका विस्तार या वितरण किया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का आर्थिक जो स्तर है, ये आर्थिक स्तर प्रबल हो सके। क्योंकि आर्थिक न्याय के बारे में हम बात करते हैं कि आर्थिक समानता की जहाँ बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे देश के जो संविधान जो लिखने वाले व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने भी कहा था संविधान सभा में कि आज जब देश का संविधान कंप्लीट लिखकर तैयार हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि आज हमने राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर दी है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक वोट, यानी कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब तक देश में हम आर्थिक समानता स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम एक सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक जो न्याय है व्यक्ति को है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक आर्थिक उन्नति करने का अवसर मिले, और राज्य जो कमजोर वर्ग हैं, राज्य की एक प्रयास रहता है या राज्य का एक दायित्व बनता है कि समाज या राज्य में जो कमजोर वर्ग हैं, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, जिससे कि व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उसका आर्थिक स्तर वो एक न्यायपूर्ण हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इस प्रकार से हम न्याय के बारे में बात करते हैं कि न्याय की नैतिक अवधारणा क्या है, कानूनी अवधारणा क्या है, न्याय राजनीतिक अवधारणा क्या है, सामाजिक अवधारणा क्या है, और आर्थिक अवधारणा क्या है। इस टाइप का जो प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आता है। और ये पेपर एक राजनीतिक सिद्धांत का जो पेपर है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दृष्टिकोण से एक स्कोरिंग पेपर भी है। आप लोग घर बैठे अगर किताब को पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप अगर एक दो बार ऑनलाइन क्लास को आप एक दो बार वीडियो को देख लोगे, तो ये टॉपिक आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक बार आप इस टॉपिक को जब समझ लोगे, तो उसके बाद में आपको कहीं प्रकार से कोई ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार की जो व्यवस्था रहेगी, और आप एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर भी कर सकते हो। धन्यवाद।